Very good morning to all of you class. क्लास ऑलरेडी यूनिट 2 एंड 3 की बात कर चुके हैं और कंप्लीट भी हो चुकी है. देन आज यूनिट 4 सोशल इम्पैक्ट्स हमने स्टार्ट करी है. उससे पहले क्लास थोड़ा सा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अगर इसके बारे में नॉलेज ले लें तो अच्छा रहेगा. कई चीज़ें ऐसी होती है जो क्या कब पूछ ली जाए कुछ पता चलता नहीं है, और दूसरी बात उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स थे वो भी हमने लिए थे. तो क्लास हमारे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने कंफर्म किया था, काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई थी. फिर मैंने कहा था एक लिस्ट और टेबल, ये 2 वेब पेज मैं आपको बना के दूंगा. देन उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी की बात हम कर लेंगे. तो यूनिट 4 फिर कंप्लीट हो जाएगी. फिर यूनिट 1 हम आराम से करेंगे क्योंकि वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफ़ी लेवल के कंसेप्ट भी आपके क्लियर करने पड़ेंगे. तो अभी हम फिलहाल बात करें वेब पेजेस की. और जैसे क्लास आपको दिख रहा है लिस्ट, ये हमने बनाया है. लिस्ट के बारे में यहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा. मैंने आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग भी ऐसा वेब पेज बनाया है कि जिस तरीके से आपको पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या है. काफ़ी बच्चों के पास में सिलेबस ही नहीं होगा, तो आपको पता चल जाए. ऑलरेडी हम डेटा बेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल की बात कर चुके हैं, ये पूरा कंप्लीट है. देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसकी भी पूरी बात कर चुके हैं, कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं अपन ने. सोशल इम्पैक्ट्स की हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद में फिर हम इसकी पूरी 3 मिनट 4 मिनट जो भी हमारे पास बचे हैं इसको आराम से लेंगे. तो फिलहाल इसकी बात नहीं करते हुए, ये एक वेब पेज है, यहाँ पर लिस्ट किस तरीके से यूज़ आई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. देन टेबल के बारे में बताऊँगा, उसके बाद हम सोशल इम्पैक्ट्स को ले लेंगे. तो क्लास सबसे पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसके बाद मैं आपको नोटपैड की कोडिंग बता दूँगा. पहले मैं वेब पेज में समझा देता हूँ आपको. यहाँ पर मैंने हेडिंग सेक्शन यूज़ लिया है, सिंपल है. H1 to S6, सबसे H1 सबसे बड़ा होगा, S6 सबसे छोटा होगा. तो यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट भी यूज़ ले लिया अल्जेरियन, और इस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर दिया हमने. उसके बाद हमने ये यहाँ हमने एक्चुअली लिस्ट यूज़ करी है और यहाँ लिस्ट यूज़ करी है. तो ये 1 2 3 4 मैंने कहा था ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आता है. और जो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो आपके डिस्क ऑलरेडी जो डिस्क होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है. बाकी स्क्वायर और सर्कल ये आपको टाइप में लिखने पड़ते हैं. यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली जो आपका कैपिटल जो है ए है और जो स्मॉल ए है उसको टाइप में लिखना पड़ता है. और आपके एक रोमन नंबर्स में जो आई होता है, आई को हम रोमन नंबर्स मानते हैं यहाँ पर HTML के अंदर, कैपिटल और स्मॉल के अंदर. बाकी ये डिफ़ॉल्ट होता है. तो यहाँ पर मुझे यूएल के अंदर टाइप लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब भी मैं अगर 1 2 3 4 डालना चाहता हूँ. तो पहले इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं नोटपैड में लेके चल जाऊँगा. नाउ क्लास डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास. यहाँ हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हुए डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास लिखा है. टाइप हमें स्क्वायर लिखना पड़ा. वी विल हैव टू राइट स्क्वायर टाइप. टाइप के अंदर हमने लिखा स्क्वायर. उसके बाद में क्लास यहाँ हमने बात करी है, एक्चुअली ये डिस्क है, यहाँ आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है टाइप. और उसके बाद में फिर यहाँ पर स्क्वायर है, फिर हमने यहाँ टाइप में सर्कल लिखा है. देन फिर हमने स्क्वायर लिया है, फिर हमने यहाँ पर डिस्क लिया है. उसके बाद फिर स्क्वायर फिर सर्कल. यहाँ हम डेफिनेशन लिस्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ हमने DL DT और DD. एक्चुअली DL तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है, बंद करने के लिए होता है. फिर DT का मतलब जहाँ आपकी डेफिनेशन का जो एक्चुअली किसकी डेफिनेशन आपकी, तो यहाँ डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे अपन. यहाँ पर एक हमने डेफिनेशन टर्म दे दिया है और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैंने DD में डाल दिया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में. तो ये इतना सा आपको ध्यान रखना है. यहाँ ऑर्डर लिस्ट यूज़ हुई है, कोई टाइप यूज़ नहीं हुआ है. 1 2 3 4 ऑर्डर लिस्ट की सिर्फ यहीं बात की गई है और कहीं बात नहीं की गई है.
अब वो अलग बात है कि मुझे कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, बी आर कहाँ यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा लाइन ब्रेक के लिए होता है। अब यहाँ फिर मैं यूएल यूज़ कर रहा हूँ, यूएल टाइप स्क्वायर, फिर आपका डिस्क है तो यहाँ पर फिर मैंने इसके लिए यहाँ यूएल लिया, फिर यहाँ बंद कर दिया, फिर अब स्टार्ट इसके लिए किया, ताकि फिर क्या ये अलग रहे और ये अलग रहे, नहीं तो ये इसके जस्ट नीचे आ जाता। इसीलिए हमने फिर यहाँ यूएल टाइप में हमने कुछ नहीं लिया है, सीधे एल स्टार्ट कर दिया। एल का मतलब लिस्ट आइटम, ऑलरेडी पहले आपको मैंने बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सिर्फ एक बार इस वेब पेज को देखना है। अब इस वेब पेज के अंदर मैं आपको इसके अगर मैं आप चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पर आपकी वेब पेज की पूरी कोडिंग दिख जाएगी। और वैसे हमने नोटपैड के अंदर किया है तो हम नोटपैड को खोल सकते हैं। तो यहाँ आपके नोटपैड के अंदर पूरी कोडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखी है। नाउ क्लास देखो, HTML हेड आपको पता है, टाइटल, यहाँ पर हमने टाइटल लिखा है जो आपको यहाँ ऊपर दिखेगा, ये लिस्ट इन HTML, ठीक है। उसके बाद में आपको हेड बंद करना ही है। देन बॉडी बैकग्राउंड, अगर बीजी कलर देता हूँ तो वहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ मैंने इमेज ली है तो मुझे पाथ लिखना पड़ेगा। तो सी ड्राइव के अंदर सिक्योरिटी इमेजेस के अंदर एक wood.jpg नाम की फाइल है, एक्सटेंशन JPG उसका। तो ये मैंने पाथ और विद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन डाल दिया। आपको बताया था मैंने H1 यूज़ लिया है, H1 अलाइन सेंटर में आ गया वो। फिर एक फ़ॉन्ट फेस अल्जेरियन कलर टर्किश लिया है, और ये अंडरलाइन में ले लिया इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सिलेबस, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी जिस आपको मैंने बताया था। यहाँ फ़ॉन्ट मैंने बंद कर दिया, इस फ़ॉन्ट का यही काम हो गया है। अब मैंने कहा था आपको कि ऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है, ऑर्डर लिस्ट मैंने यूज़ कर ली है। यहाँ भी मैंने क्या करा, यहाँ जाके फ़ॉन्ट बंद कर दिया। यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ। उसके अलावा इसको मैं ले रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और इसका फेस भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ मैंने यहाँ पर ली नहीं है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया है, एक H2 के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग की है, जैसे फ़ॉन्ट फेस अल्जेरियन कलर एक्वा H2 में LI डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ H2, जैसे यहाँ पर देखो H1 मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको मैं H2 ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। फिर यूनिट डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, LI स्टार्ट, यहाँ जैसे LI स्टार्ट किया था, LI बंद कर दिया, फिर LI स्टार्ट किया, और ये जो लिखा है मैंने, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर सोशल इम्पैक्ट्स। तो यहाँ सब में LI बंद, यहाँ वाला जो OL है वो यहाँ बंद कर दिया, इस H2 को यहाँ बंद कर दिया, और इस फ़ॉन्ट को यहाँ बंद कर दिया। BR हमने यूज़ लिया है ताकि नीचे आ जाए। तो मैं कंट्रोल S कर चुका हूँ, और फिर वापस देख लेते हैं अपन, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर अपन नीचे चलते हैं। फ़ॉन्ट फेस, ये जो बैस्करविले ओल्ड फेस है, ये आपका फेस है, कलर वाइट है। मैंने एक्चुअली इसको यहाँ स्टार्ट किया है, ये सबको ओनली फॉर जो हम हेडिंग्स ले रहे हैं उसको छोड़कर सबको वाइट करेगा। ये फ़ॉन्ट यहाँ बंद हो रहा है, देखो ये यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ जो स्टार्ट हुआ है। बीच में हम बहुत स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिया है यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर, तो मुझे बात करनी है आपका जो सबसे पहले जो आएगा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो यहाँ फ़ॉन्ट कलर जो भी इसका कलर है, फेस हमने ये ले लिया लैटिन, यहाँ LI जो लिया है, H2 जो लिया है, U जो लिया है, ये ओनली डाटाबेस हैंडलिंग यूजिंग पांडास के लिए लिया है। इसके नीचे इसका पूरा कंटेंट आ जाएगा, और ये आपकी यूनिट का नाम है। वापस U बंद कर दिया, ये वाला H2 है, ये वापस बंद कर दिया। अब यहाँ देखो H3 है, यहाँ भी H2 ले लीजिए। उसके बाद LI है, फिर फ़ॉन्ट आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ फ़ॉन्ट बंद कर दिया, और UL इसका वाला UL यहीं बंद कर दिया।
अब ये जो यूएल है ये काम कर रहा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पूरा कंटेंट का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एलआई लिया नहीं है, लेकिन बीआर यूज़ करें ताकि नीचे आता रहूँ मैं। तो ये आपका पूरा कंटेंट है, यहाँ समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये आपका कंटेंट है, बस बीआर का ध्यान रखिए आपको नीचे लाने के लिए। यहाँ मैंने फिर एक यूज़ किया है एलआई, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ एलआई इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ तो डॉट आ ही जाएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, मतलब आपका जो डिस्क है यहाँ टाइप तो मैंने लिया ही नहीं है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर इसको हिस्टोग्राम के नीचे लाने के लिए बीआर यूज़ किया गया है। एलआई बंद कर दिया, स्टार्ट जो किया था ये वाला, और ये यूएल बंद कर दिया जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा जो है यहाँ का काम पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि जैसे इसकी मैंने बात करी है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, इसकी अलग बात करिए और इसकी अलग बात करिए। तो जब ये पूरा काम हो जाता है तो फिर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप आराम से समझ सकते हो। अब जैसे इसको भी इसी तरीके से यूज़ लिया, यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर, फ़ॉन्ट कलर खाकी जो भी है फेस लेटिन, और यही H2 है, यही H2 वापस बंद है, यू है डाटाबेस क्वेरी एसक्यूएल है, फ़ॉन्ट बंद है, यहाँ वाला फ़ॉन्ट यहीं बंद हो गया, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डाटाबेस क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल की। देन उसके बाद में फिर वही जिस तरीके से उसकी बात की गई थी आपका यूएल टाइप सर्कल लेना चाहूँगा, वहाँ तो मैंने लिया ही नहीं टाइप, जहाँ ऊपर की बात कर रहे हैं अपन इसकी। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ मैंने नहीं लिया, देखिए आप यूएल में टाइप ये नहीं लिया है मैंने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट वो है। यहाँ मैं चाहता था कि सर्कल आए तो हमने सर्कल यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर एलआई मैथ फंक्शन पावर हम चाहते थे, फिर एलआई लूँ तो फिर हमने ले लिया, फिर हम नहीं चाहते नहीं लें तो बीआर यूज़ कर लिया और जो उसको नीचे लेकर आ गए। फिर एलआई यूज़ किया, डेट फंक्शंस ये आ गया, बीआर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप नीचे आएगा। एलआई है एग्रीगेट फंक्शंस ये आ गया, फिर क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग, उसके बाद में यहाँ पर यूएल बंद कर दिया, ये वाला और ये वाला तो यहीं बंद हो गया। उसी तरीके से आप इसकी भी बात कर लीजिए, यूएल टाइप स्क्वायर वही चीज़ है, जस्ट ऊपर आप जो देख रहे हो वही चीज़ है, बस यहाँ जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 एलआई की बात कर रहा हूँ, तो हर बार मैं आपके डॉट डालना चाहता हूँ, बीआर को कहीं लगाया ही नहीं मैंने, सब में डॉट डालना चाहता हूँ। तो आप देखोगे आप जस्ट यहाँ सब में डॉट है 1 2 3 4। उसके बाद में आपका काम हो जाता है सोशल इम्पैक्ट्स वाला। तो ये सोशल इम्पैक्ट्स के अंदर भी वही चीज़ करी है मैंने, फ़ॉन्ट कलर लिया यहीं बंद कर दिया, फिर यूएल टाइप सर्कल लिया जैसे ऊपर लिया था सेकंड के अंदर, फिर एलआई ये पूरा हो गया, एक एलआई ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, 3 डॉट्स यहाँ पर आएगी, तो ये आपका आ गया 3 डॉट जो आप बात करते हो 1 2 3 इस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने डीएल यूज़ कर लिया, डाटा जो आपकी डेफिनेशन लिस्ट है, सॉरी डेफिनेशन लिस्ट है, उसके बाद ओनली स्टार्ट हुई है और ये बंद हो गई। यहाँ डीटी मतलब जिसकी भी डेफिनेशन है, तो यहाँ मैंने क्या करा, फ़ॉन्ट फेस लेते हुए फेस भी ले लिया, कलर भी ले लिया, और H2 के अंदर सोशल इम्पैक्ट्स को डाल दिया, फ़ॉन्ट यहीं बंद कर दिया, डीटी यहीं बंद कर दिया, डीडी के अंदर ये पूरी चीज़ ले ली, और जिस तरीके से यहाँ स्टार्ट किया गया था S3, इसको S3 यहीं बंद कर दिया, डीडी यहाँ बंद होगा ही, उसके बाद आपका डीएल बंद होगा, डीटी तो यहाँ बंद हो ही गया, और फ़ॉन्ट ये वाला जो सबसे ऊपर यूज़ लिया गया था वो है। तो इस तरीके से आप बॉडी HTML बंद कर लेते हैं। कहने का मतलब ये जो जस्ट यहाँ तक हम बात कर चुके थे, ये आपके यूएल यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ऑल आपको बता ही दिया था। ये एक छोटा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना चाहता था। तो यूनिट 4 थी, सोशल इम्पैक्ट्स थी, तो ये आपके जो है डेफिनेशन, आपके जो डाटा की जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ ली गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस वेब पेज को, यहाँ पर हमने लिस्ट को किस तरीके से यूज़ लिया है। तो आप वापस देख सकते हो आपके नोटपैड की कोडिंग को, स्टार्टिंग से देख सकते हो। अब हम बात कर सकते हैं टेबल की। नाउ क्लास हम टेबल की बात कर सकते हैं। ये हमारे पास में टेबल की कोडिंग है, सिंपल है, आप आराम से अगर ध्यान रखें तो HTML हेड, टाइटल हेड, यहाँ तक बात करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी बैकग्राउंड ये सी सिक्योरिटी इमेजेस, यहाँ मैंने एक अलग डाला है
आपकी जो इमेज है। H1 अलाइन सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स, ये भी आपके नॉलेज के लिए है। वेब पेज को भी समझा दिया गया है और ये भी समझा दिया गया है कौन सा कितने पीरियड्स होते हैं और उसके अलावा क्या क्या मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी थ्योरी के हैं। तो उसके बाद में टेबल बॉर्डर, एक्चुअली ये क्या है, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2, जो उसकी बॉर्डर होती है उस बॉर्डर को 1 2 3, अब 3 4 दे देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 या 2 दीजिए, वो दिखेगी आपको बॉर्डर। सेल स्पेसिंग की क्या कह सकते हैं कि जो सेल का जो स्पेस होता है वो पैडिंग मतलब उसका पैड बढ़ेगा, अभी आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल करके। अलाइन सेंटर इसको भी रख दिया हमने। अब यहाँ सबसे पहले इतना सा ध्यान रखिए, TH ये सारे कॉलम्स हैं, यूनिट नंबर, यूनिट नेम, मार्क्स, पीरियड्स थ्योरी, पीरियड्स प्रैक्टिकल, टोटल पीरियड्स। तो हम दिखा सकते हैं आपको, पहले थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे टेबल है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, H1 के अकॉर्डिंग मैंने ले रखा है, अंडरलाइन वगैरह जो भी है। और ये बैकग्राउंड इमेज दे दी है हमने। यूनिट नंबर, यूनिट नेम, मार्क्स, पीरियड थ्योरी, पीरियड प्रैक्टिकल, टोटल पीरियड्स, ये हमने लिए हैं आपके TH के अकॉर्डिंग। इसे कहा जाता है टेबल हेडिंग। तो ये सिर्फ कॉलम्स की बात हो गई है, बस यहाँ आप भूल जाइए सब चीज़ों को, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया है। अब आपका मेन काम आता है कि हम जो काम करेंगे अब इसके लिए काम करेंगे। इस टेबल रो के अंदर हमारे जो डेटा है, ये तो हमारे कॉलम्स आ गए 1 2 3 4, हमारा जो कंटेंट है, मतलब TD का मतलब होता है टेबल डाटा या टेबल डिस्क्रिप्शन, दोनों कह सकते हो आप। तो टेबल का जो डिस्क्रिप्शन है वो बताना है। तो अब ये यूनिट नंबर हो या नेम हो या मार्क्स हो, पीरियड्स हो, जो भी हो वॉटेवर, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये हमने आपको लिंक भी बना के बता दिया है, ठीक है। तो हम अभी करते हैं बात, पहले वापस चलते हैं इसके अंदर। यहाँ हमें क्या करना है, टेबल रो के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें TR देना है। ये हमने टेबल रो दे दी, ये हमेशा स्टार्ट होगा और यहाँ बंद होगा, इतना ही काम होगा पूरा TD के अंदर। तो TD के अंदर हमारा पहला कंटेंट 1 है, उसके बाद में ये इस तरीके से चलेगा, ये चला, फिर ये चला, उसके बाद 25 इस तरीके चलेगा, फिर दूसरी बार ये चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, पहले फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को हमने इस तरीके से दिया है कि टेबल जो डिस्क्रिप्शन है 1, फिर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पार्डांस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, TD बंद कर दिया, फिर 25 50, फिर यहाँ पर पूरा बंद हो गया। जब ये समझ में आ गया आपको तो ये भी समझ में आ जाएगा। सेकंड के अंदर भी हमने TR2 डेटाबेस क्वेरी, SQL जो भी है, ये इस तरीके से दे दिया, फिर TR बंद कर दिया, फिर TR स्टार्ट किया, फिर TR बंद किया, और उसके अंदर TD का भी इसी तरीके से 3 का काम कर दिया, जो भी हमें लिखना है उसी तरीके से। TR वापस स्टार्ट हुआ, फिर ये बंद हुआ। यहाँ मैंने एंकर टेक का यूज़ करते हुए HREF, ये मेरा पूरा पाथ है विद फाइल नेम एक्सटेंशन और सोशल इम्पैक्ट्स जो है, जहाँ मैं क्लिक करूँगा, जिस लिंक पर क्लिक करूँगा वो यहाँ लिख दिया, एंकर टेक बंद कर दिया, TD में वापस बंद कर दिया। ये फिर वही चीज़ आ गई वापस, फिर वापस आगे भी वही चीज़ आ रही है, इसको भी इस तरीके से। अब जैसे इस TD को वापस, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि 1 2 3 4 आगे मुझे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल टोटल में कुछ लिखना ही नहीं है, तो मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। तो मैंने TD को स्टार्ट किया, वापस बंद कर दिया, फिर प्रोजेक्ट लिखा, फिर TD के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ हाइफन लिखना था, मैंने हाइफन लिख दिया, फिर हाइफन लिख दिया, 7 कर दिया। उसी तरीके से नीचे भी मुझे कुछ लिखना नहीं था, TD वापस कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल है 30, उसके बाद फिर हाइफन TR बंद, फिर उसके बाद लास्ट में आपका TR वापस स्टार्ट, और ये वापस कुछ लिखना नहीं है, टोटल 100 71 49 120, TR वापस बंद, टेबल बॉडी एस्टीमेट सब बंद। अब मैं आपको बता रहा था एक्चुअल में इसकी बात, एक तो ये है पूरी आपकी बॉर्डर, ये ना ये आपकी पूरी बॉर्डर है। अब देखो मैंने 2 दे रखा है, एक बार देखना आप इसको कितना चेंजेस होता है। मैं यहाँ दे देता हूँ एक बार आपका 5, कंट्रोल S, और यहाँ आप रिफ्रेश कर दीजिए, इतना बड़ा हो गया देखो ये बॉर्डर। नव क्लास बॉर्डर की बात करने के बाद में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की बात करी जाए, फिर हम लिंक की बात करेंगे। यहाँ क्लास थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, जैसे इसका तो चलो हमने 5 बॉर्डर कर दिया, ठीक है, ये आपके सामने भी करा था हमने।
यहाँ इसकी स्पेस और पैड की बात की जाएगी, किस तरीके से ये जो अंदर आपको पैड दिख रहा है आपको ऐसा समझ में आएगा नहीं, प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा, उसका स्पेस भी बढ़ेगा। अब जस्ट मैं यहाँ पर पहले आप इसको देख रहे हो अच्छे से, इसको देख लेना आप यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। अभी यहाँ पर मुझे 3 की जगह मैं दे देता हूँ आपके 6 और पैडिंग भी आपके कर देते हैं 6। Ctrl+S करके आप जो यहाँ जाते हो तो एक बार फिर देखिए इसको। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रिफ़्रेश, ये ऐसे बढ़ जाएगा। देखो ये पैड भी थोड़ा सा बॉर्डर तक बाहर आ रहा है, ये पैड बढ़ गया और इसका स्पेस बढ़ गया। तो इस तरीके से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग काम में आता है। फिर उसके बाद में ये जो मैंने लिंक बनाया है आपका यहाँ पर, मतलब ये पूरा पाथ स्टार्ट हो रहा है सी से लेकर यहाँ तक, फिर ये आपका फाइल नेम है, फिर आगे एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब मेरे पास स्लाइड है, पीपीटी की फाइल है, आप कह सकते हो एक स्लाइड है। और सोशल इम्पैक्ट्स जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने पर, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, तो वो एंकर टैग से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एंकर टैग का HRA मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस, देन उसका पाथ आ गया, फाइल नेम आ गया, एक्सटेंशन आ गया। उसके बाद में आप जो भी फाइल पे क्लिक करना चाहते हैं वो लिखेंगे, एंकर टैग बंद कर देंगे और TD को स्टार्ट कर दो। यहाँ TD हमने बंद कर दिया है। तो आप देखेंगे इसको क्लिक करने पर, अब इस पर क्लिक करने पर हम ये देखिए आपका आ गया ये फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने फाइल पे चले जाएंगे। ये हमारी पीपीटी की फाइल खुल गई है जो हम चलेंगे आज के अकॉर्डिंग। ये आपकी पीपीटी की फाइल है पूरी, जो भी आज हमारे टॉपिक्स हैं उसको पूरा हम आज लेंगे। इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमने लिंक कंटेंट के अंदर भी डाल दिया, टेबल भी हमने बना ली। टेबल किस तरीके से बनी, बहुत सिंपल सा था, आपको मैंने बताया था कि जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। यहाँ जो टेबल है इसका बॉर्डर अब ये 5 है, अब मान लेता हूँ अगर मैं 10 दूंगा तो आप देखो कितना बढ़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत आपको खुद को समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्या क्या अपडेशंस हो रहे हैं। अब देखो इतना बड़ा हो गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बॉर्डर आप नहीं दोगे तो क्या होगा ये भी ध्यान रखना है। मैं बॉर्डर दिया ही नहीं, मैंने मान लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं अगर देता हूँ बॉर्डर, कुछ देता ही नहीं हूँ, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो हमें बॉर्डर देना है हमें, तो ये कर सकते हैं अपन। और उसके बाद सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग बता दी थी, अलाइन सेंटर थाई। बाकी TH पूरे कॉलम है, फिर TR स्टार्ट कर दो, TR बंद करना है, TD हमारे सारे कंटेंट रहेंगे। एक करोगे सब समझ में आ जाएंगे आपको। और जब TD के खोल के TD नहीं दोगे इसका मतलब ये होता है कि वो ब्लैंक रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। लिंक का आपको मैंने समझा ही दिया एंकर टैग का किस तरीके से। नव क्लास हम यहाँ पर बात कर सकते हैं अब सोशल इम्पैक्ट्स की। दोनों वेब पेज मैंने आपको बता दिए हैं। तो यूनिट 4 है सोशल इम्पैक्ट्स। कहना है मतलब यहाँ पर हम एज ए साइबर क्राइम की बात कर सकते हैं, और जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो साइबर क्राइम से ही रिलेटेड हैं। बस यही है कि सोशल इम्पैक्ट्स कैसे होंगे, क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे सोशली, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ IT भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। फिलहाल छोटी सी अगर चीज़ बताई जाए, अगर आप इसकी डेफिनेशन कहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल इम्पैक्ट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस और इंडिविजुअल एक्शंस अफेक्ट द सराउंडिंग कम्युनिटी। या आप ये भी कह सकते हैं, वी कैन आल्सो से इट मे बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पॉलिसी, एंड द इम्पैक्ट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, या फिर आप कह सकते हो एज वेल एज बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ हम उस सोशल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर कुछ एक्टिविटी से हमारे सोशली इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, या फिर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑनलाइन, या हो सकता है कि चाहे वो हैकिंग हो, प्लेजिज्म हो, या कह सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम किस तरीके से सोशली हमारे साथ में कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑफेंसिव मैसेज आ रहा है,
तो यहाँ वही सारे टॉपिक्स आएंगे कि आप कोई कॉपीराइट कर रहे हो, या कह सकते हो कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों की हम यहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बात करें डिजिटल फुटप्रिंट की। तो डिजिटल फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग यही है कि आपकी ऐसी एक्टिविटी जो मतलब लाइकिंग नहीं है, या कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ किसी को आपने कमेंट किया है या कुछ ऐसी चीज़ शेयर करी है, या कह सकते हैं ऑफेंसिव मैसेज किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ते हो, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएंगे। जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट इज द डेटा दैट इज क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़। जो भी आपने एक्टिविटी करी है, ऑफकोर्स अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे इंफॉर्मेशन या मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। फिर डिजिटल फुटप्रिंट इज़ द रिकॉर्ड लेफ्ट बाय द थिंग्स यू डू ऑनलाइन। जो भी आपने ऑनलाइन काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड मिलेगा ही। इट्स योर ऑनलाइन एक्टिविटी फ्रॉम कमेंटिंग, लाइकिंग और शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी में कंफर्म अगर आपने कमेंट किया हो, किसी को लाइक किया हो, शेयर किया हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपका पता चल ही जाएगा टू एनी मेंशन ऑफ योर नेम। और उसके अलावा जहाँ आपका नाम भी मेंशन हो, वैन एवर यू यूजिंग इंटरनेट यू लीव बिहाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपनी छाप छोड़ते हो, या कह सकते हो कि आपकी आइडेंटिटी छोड़ते हो, आपकी इंफॉर्मेशन छोड़ते हो। तो इसको आप डिजिटल शैडो भी कहते हो और साइबर शैडो भी कहते हो, या फिर डिजिटल फुटप्रिंट भी कहते हैं। इसी तरीके से क्लास यहाँ पर जो कैटेगरी डिफाइन हो रही है डिजिटल फुटप्रिंट की, एक तो है पैसिव, एक है एक्टिव। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, एक तो है पैसिव, एक एक्टिव। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है। एक तो होता है कि अगर आप ऑनर को पता नहीं है और आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे इन दिस टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट डेटा कलेक्टेड विदाउट द ऑनर नोइंग। अब एग्जांपल लेना चाहेंगे तो देखो, जैसे पैसिव इज़ व्हेन यू हैव थिंग्स अबाउट यू ऑनलाइन। अगर आप के बारे में आपको कुछ पता है, मतलब जैसे कि आप ऑनलाइन हो या फिर आप अपना कुछ डेटा रखते हो, लेकिन आप क्या रखना नहीं चाहते, जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, अल्ट्रासाउंड, बर्थ अनाउंसमेंट। इफ़ यू आर इन द न्यूज़पेपर, आप हमेशा न्यूज़पेपर में रहते हैं। एंड इफ़ समवन पोस्ट समथिंग अबाउट यू ऑनलाइन, तो इस तरीके से ये पैसिव के अंदर आता है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि इंटेंशनली आप अपना डेटा शेयर करते हैं। दिस इज द डिजिटल फुटप्रिंट व्हेन पर्सनल डेटा इज इंटेंशनली शेयरिंग ऑनलाइन। जैसे व्हेन यू इंटेंशनली पुट समथिंग ऑनलाइन, ए फेसबुक प्रोफाइल है, ईमेल है, इफ़ यू पोस्ट ए पिक्चर ऑनलाइन, एंड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ ब्लॉग। तो ब्लॉग बने हुए होते हैं, ब्लॉग में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये पैसिव है, ये एक्टिव है। पैसिव के अंदर इन दिस टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट डेटा कलेक्टेड विदाउट द ऑनर नोइंग, अगले को पता नहीं चले और आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ आप ये चीज़ें तो रख ही नहीं रहे हो, तो भी वो आपके बारे में कंफर्म अगला करना चाहेगा तो कर लेगा। और एक तो होता है कि आप खुद एक्टिव हो और आपके बारे में कंफर्म हो जाता है कि आपके फेसबुक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ईमेल के अकॉर्डिंग, या कोई पिक्चर ऑनलाइन आप शेयर कर रहे हो, उसके अलावा आप जो ब्लॉग बना के बैठे हो उसके अकॉर्डिंग भी पैसिव और एक्टिव में फुटप्रिंट जो आपके होते हैं, इन दोनों को इस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। नाउ क्लास प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट। आप कह सकते हो कि आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो या रिड्यूस कैसे कर सकते हो। तो एंटर योर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजन्स। इसका मतलब ये है कि आप जो भी सर्च इंजन यूज़ करते हो उसमें अपना नाम डाल के देखिए, तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आपकी इमेज कैसी है। कहने का मतलब ये है कि आपके नाम की इमेज कैसी है, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपके नाम के डेफिनेटली। अगर मैं भी अपना नाम डालता हूँ तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो कल कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो ये तो पता चलेगा कि उस नाम से कहाँ इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
तो आप कहीं बहुत सारे जो सेवरल सर्च इंजन्स हैं वहाँ अपना नाम देखते रहिए। और उसके अलावा डबल चेक योर प्राइवेसी सेटिंग बट डोंट ट्रस्ट देम। उसके जो भी आप प्राइवेसी सेटिंग जो है आपकी, हर बार आप चेक करते रहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हैक हो सकता है, तो उस पर भी आप भरोसा मत करें। चेक करते रहें अपनी प्राइवेसी सेटिंग। क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेमोरी पासवर्ड, ये तो आपको पता ही है कि पासवर्ड भी चेंज करते रहो। उसके अलावा ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो, ठीक है। कीप ऑल योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसको अप टू डेट करना चाहिए या अपडेट करते रहना चाहिए। रीज़न ये है कि बहुत सारे मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो वायरस जो होते हैं, वो आ नहीं जाएँ, इसलिए उसको अपडेट करते रहें। उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग भी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, इसलिए इसको अपडेट करते रहो। बिल्ड योर रेपुटेशन थ्रू योर बिहेवियर। उसके अलावा देखो, ऑनलाइन जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, तो वहाँ आपकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन होनी चाहिए। आपका बिहेवियर वहाँ झलकना चाहिए कि आप एक रेपुटेड पर्सन हो। तो जैसे ये बी माइंडफुल ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ अदर्स, अगले फुटप्रिंट्स का भी आप ध्यान रखिए। और फिर कीप पर्सनल डिटेल्स प्राइवेट एंड कंट्रोल द प्राइवेसी सेटिंग ऑन योर अकाउंट। उसके अलावा जो भी आपके प्राइवेसी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट को चेक करते रहें, उसको आप देखते रहिए कि हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट है या नहीं है। जो भी आप करना चाहें, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहें, या फिर उसके अलावा जो प्राइवेसी सेटिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ अपडेशन चाहें वो कर सकते हैं, और वो भी सेफ्टी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग देखते रहिए। उसके बाद में रिव्यू योर मोबाइल यूज़, इफ़ यू डोंट नीड इट डिलीट इट। फिर आप जो यूज़ करते हैं मोबाइल, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट कोई चीज़ें नहीं हैं, जो भी आपको लगता है कि यहाँ डिलीट कर देनी चाहिए तो वो डिलीट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात कि आप का जो फुटप्रिंट है, आप जो यूज़ कर रहे हो, जो आपकी एक्टिविटी है, वो रेपुटेड होनी चाहिए। उसके अलावा ये तो सबको पता है कि जैसे ये प्राइवेसी सेटिंग की बात की जा रही है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेमोरियल पासवर्ड्स की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर्स की बात की जा रही है, ये हमें पता है कि हमें किस तरीके से इनको यूज़ करना है। बाकी ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट कहीं तो आपके लिए पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग भी बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादातर इसके नेगेटिव इश्यूज़ बहुत सारे हैं। तो अपन जितना कर सकते हैं, जितना हम सेफ्टी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो अपडेशंस कर सकते हैं, या फिर हम ध्यान रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ऐसा कोई ऑफेंसिव मैसेज या कुछ ऐसी शेयरिंग जहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन होगा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी रेपुटेशन जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग हमारा रेपुटेशन डाउन होगी, वो चीज़ें हमें कभी नहीं करनी है। जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, क्योंकि देखो जो एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग फुटप्रिंट भी आपके दिखेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी डेफिनेटली दिखेगी और आपकी रेपुटेशन जाती है। उसके अलावा देखो साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर हमने उसको शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं हम लिस्ट में उस नाम में आ जाते हैं। तो ये बहुत आगे की बड़ी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा एज ए रेपुटेशन पर्सन रहें। उसके अलावा जो हमें करना है, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं, आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब कुछ अगर कई बार ऐसा होता है कि हम जो फेसबुक चला रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जहाँ पर क्या है कि आपको लगता नहीं इसको शेयर किया जाए, तो वो अगर गलत वीडियो और आप उसे शेयर कर रहे हैं तो वहाँ आप अगर लाइक भी कर रहे हो तो आप उस लिस्ट में हो जहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, या लग रहा है कि ये शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपन डिजिटल फुटप्रिंट्स के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में किस तरीके से आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। नाउ क्लास यहाँ पर नेट एंड कम्युनिकेशन एटिट्यूड आप देख सकते हो कि जो आप नेट पे आपकी एक्टिविटी है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ एटिट्यूड कहा जाता है इंटरनेट एटिट्यूड से, और जैसे डिजिटल एटिट्यूड पे कहते हैं नेटिट्यूड। यहाँ एटिट्यूड आपका जो बिहेवियर है आपके सोसाइटी के अंदर, और डिजिटल एटिट्यूड या नेटिट्यूड का मतलब जैसे नेट है, इसी एटिट्यूड से यहाँ नेट साथ में जुड़ गया, तो आप कह सकते हो नेटिट्यूड वही चीज़ है, पर आप नेट की जो एक्टिविटी है आप में, जो आप इंटरनेट चलाते हो, जब आप ऑनलाइन रहते हो, तो आप कह सकते हो कि
एटिट्यूड इज़ द कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन द सोसाइटी। जो आपका पोलाइट बिहेवियर है, इट्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स इन योर लिटिल कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट। आप अपनी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, आप दूसरे को भी आदर करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपका भी वो आदर करें और आपका पोलाइट बिहेवियर आपकी सोसाइटी में रहे। जो एक्चुअली आपकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर वो अच्छी रहे, गुड पर्सन रहे। उसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पर नेट के अकॉर्डिंग आ जाती है कि जब आप ऑनलाइन रहते हो तो नेटिट्यूड इज़ गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट और सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। ऑनलाइन बिहेवियर का मतलब होता है कि कई बार अपन शेयरिंग करते हैं, मेल करते हैं, सोशल मीडिया से अपन कम्युनिकेट रहते हैं, वेबसाइट कमेंट्स जो है आपके, वो सब कुछ जो है वो नेटिट्यूड के अकॉर्डिंग आती है। जो आपका बिहेवियर है यहाँ दिखना चाहिए ऑनलाइन। नेटिट्यूड इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट सच एज ऑनलाइन चैट। जो आपकी चैट है उसे पता चलना चाहिए आप एक प्रोफेशनल कह सकते हो या एक गुड पर्सन कह सकते हो, या कह सकते हो कि आप एक अच्छे नेचर, एक पोलाइट नेचर के हो। तो ईमेल हो या सोशल मीडिया से भी आप जुड़े हुए हो या कोई कमेंट्स आपके, उससे पता चलना चाहिए आप एक एज ए गुड पर्सन हो, एक पोलाइट नेचर के हो। तो एटिट्यूड सिंपल है। एटिट्यूड यहाँ पर हम सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यहाँ हम ऑनलाइन हमारा जो बिहेवियर है वहाँ पर हम नेटिट्यूड की बात कर सकते हैं। क्लास यहाँ कुछ रूल्स हैं नेटिट्यूड के, एज ए गुड पर्सन आप इसको फॉलो करें। डोंट यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज, नो पोटी माउथ, वॉच योर लैंग्वेज। हमेशा अच्छे लैंग्वेज की यूज़ करें। आप जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ऑनलाइन, वहाँ आपको हमेशा अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है। कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है जिससे आपके नेचर पर इफ़ेक्ट पड़े और लगे कि यहाँ आप एज ए गुड पर्सन नहीं हो। नेवर स्पैमिंग अदर्स, आप किसी को भी मेल मत कीजिए। मतलब आप ओवर एंड ओवर बार बार मेल करते जा रहे हैं, जैसे हालांकि इसको स्पैमिंग कहा जाता है। स्पैमिंग का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर आपकी जो मेल्स पर अनवांटेड मैसेज आए हुए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। कोई drButras.com है, Naukri.com है। हालांकि Naukri.com के अंदर तो आपने खुद ना आईडी बनाई होगी, और उसके अलावा भी मतलब कोई इंश्योरेंस, फाइनेंस वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि आप अगर किसी को मेल करते हो तो पीपल इरिटेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट्स। आपके जो दूसरे कमेंट्स वगैरह आप करते हो तो वहाँ भी वो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। डोंट ट्रोल का मतलब यहाँ होता है कि इंटेंशनली आप किसी को अपसेट कर रहे हो। तो अपसेट यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आता है, तो वो भी आपको नहीं करनी है। अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ इमोटिकॉन्स। बहुत सारे इमोजीज़ होते हैं, वो ओवर यूज़ मत कीजिए आप, उससे भी इरिटेट होते हैं आपके जो अगला पीपल है जिससे आप बात कर रहे हैं। उसके अलावा अवॉइड यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स विच इंडिकेट शाउटिंग एंड पीपल डोंट लाइक शाउटिंग। मतलब कई बार क्या होता है अपन कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि एज ए शाउटिंग, और आपको पता है कि शाउटिंग किसी को पसंद नहीं है, तो आपको ये भी नहीं करना है। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, अगले की प्राइवेसी का ध्यान रखिए आप, और उसकी अगर स्टोरीज पर्सनल है तो उसको आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की पर्सनल स्टोरी है तो वहाँ आप इंटरफेयर मत कीजिए। बी पेशेंट विद न्यू बाइज, कीप इन माइंड दैट दे आर जस्ट लर्निंग लाइक यू डिड वंस अपॉन ए टाइम। हम कह सकते हैं कई बार क्या होता है जस्ट हम भी एक न्यू फ्रेशर थे, उसी तरीके से न्यू फ्रेशर कई होते हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखिए। वो भी कुछ सीख रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी कभी नेट चलाया होगा तो वहाँ पर आपने लाइक शेयर वगैरह किया होगा, उसी तरीके से आप भी उनका ध्यान दीजिए। वो हो सकता है वो भी कुछ नए न्यू फ्रेशर हैं। शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन वेदर यू विन और लॉस। तो एक स्पोर्ट्समैनशिप के अकॉर्डिंग एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, जहां आप जीतो या हारो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक गुड नेचर, एक पोलाइट नेचर की बात की जा रही है। देन क्लास स्टे ऑन टॉपिक, स्टिक टू दिस टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन और व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटोज़ एंड वीडियोज़ इन यूट्यूब और फेसबुक। इसके अलावा आपको जो यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के अंदर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसा है जहाँ पर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको बात को छेड़ो, ना कि आप उसमें ऐसी कमेंट कर रहे हैं या फिर क्या नाम है कुछ वीडियोस में ऐसा आपकी जो शेयरिंग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आपका जो कमेंट है वो गलत है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। और डोंट स्प्रेड फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी मत फैलाओ। डोंट स्टील अदर्स कंटेंट्स ऑन फोटोज़ फ्रॉम वेब, आस्क फ्रॉम परमिशन।
फ्रॉम द ऑनर। ऑनर को पता ही नहीं है और आप उसके कंटेंट्स को, उसके जो भी आप फ़ोटोज़ भेजी है, जो भी पिक्चर्स है और कुछ ऐसा वीडियो हो सकता है, उसको आप शेयर कर रहे हो या फिर उसको चुरा रहे हो, तो वो चीज़ भी मत कीजिए। उसके अलावा गिव क्रेडिट्स वेयर क्रेडिट इज ड्यू, थैंक्स अदर हु हेल्प यू ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी ऑनलाइन हेल्प करी है तो उसको ज़रूर क्रेडिट दीजिए। आप कुछ ना कुछ उसको थैंक्स लिख दीजिए चाहे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कभी भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वहाँ आपको लग रहा है कि मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कीजिए। इफ़ सम आस्क ए क्वेश्चन एंड इफ़ यू नो द आंसर ऑफर द हेल्प। ऑफकोर्स अगर आपको उसका आंसर पता है, अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटी के अकाउंट में इन्वॉल्व हो, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प कीजिए और हमेशा ऑफ़र दीजिए कि अगर मैं आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू। तो इस तरीके से कि आप एक नेट इक्विटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेट इक्विटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आती है। एज ए गुड पर्सन, एक अच्छे नेट इक्विटी जिसे कहा जाता है कि एक गुड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको जब नेट यूज़ करना है, कम्युनिकेट होना है किसी से, तो वहाँ आप एक बी प्रोफेशनल कह सकते हैं, या कह सकते हो कि बी ए गुड पर्सन, या कह सकते हैं बी ए पोलाइट नेचर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ऑनलाइन। नाउ क्लास डेटा प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। यहाँ डेटा प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, डेटा प्रोटेक्शन इज कॉमनली डिफाइंड एज द लॉ डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन एन ऑर्गेनाइज्ड पेपर फिलिंग सिस्टम। हम कह सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है वो सेफगार्ड फैसिलिटी के अकॉर्डिंग रहता है, जिससे ना तो वो करप्ट हो और ना कॉम्प्रोमाइज़ हो उस डेटा का, और किसी लॉस में ना जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में लॉ भी है। लॉ के अकॉर्डिंग हमें परमिशन लेनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है सब कुछ कि आपका इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है आपका ये डेटा, तो फिर वहाँ उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, द लॉ स्टेट्स दैट रिटन परमिशन मस्ट बी सॉट एंड ऑब्टेन इन राइटिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल बिफोर एनी पर्सनल डेटा। उसमें आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ भी हो सकती है। इज यूज एंड स्टोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग ऑन टू इंटरनेट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो क्लास के एक्चुअल में अगर आप अपने डेटा को प्रोटेक्शन रखना चाहते हो और अगर इसको देखना चाहते हो डेटा प्रोटेक्शन क्या है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है। द प्रिंसिपल रीज़न टू कीप योर डेटा प्रोटेक्टेड इज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन यू स्टोर। आपने जो भी डेटा प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग स्टोर कर रखा है उसकी एंश्योरिटी कौन ले रहा है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि हम जो भी डेटा हमारा सेफ है, मतलब एक्चुअली ऑलरेडी सेफ है या सिक्योर है, अब उसमें से कोई हमारी हो सकता है फाइनेंशियल रिपोर्ट डाल रखी है हमने, कुछ हमारी कंपनी के बारे में डाल रखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाल रखा है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी डाल रखा है, तो अब वहाँ से कॉपी करके कहीं और उसको यूज़ लिया जा रहा है, मिस यूज़ लिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन में क्लास जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि सेफगार्ड वाली फैसिलिटी, और उसके अलावा कैसे करके मतलब सेफ्टी के पर्पस के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो अवेलेबल रहना चाहिए। देख लेते हैं अपन, द की प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन आर टू सेफगार्ड एंड मेक अवेलेबल डेटा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी आपका डेटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। ये काम डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स में है। उसके अलावा द डेटा प्रोटेक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द ऑपरेशनल बैकअप ऑफ डेटा एंड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। क्योंकि बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा कहीं डैमेज हो जाए, हो सकता है कोई डिजास्टर के अकॉर्डिंग उसकी रिकवरी करनी पड़ जाए, तो ये काम भी इसके प्रिंसिपल्स में आता है। पता नहीं चलता, कभी कुछ भी हो सकता है, तो डेटा का बैकअप लेना चाहिए। उसके अलावा जो स्टोर करा जाएगा, अगर बाय द वे डैमेज हो गया डेटा तो फिर क्या करा जाएगा, तो ये काम पूरा डेटा प्रोटेक्शन के अंदर है। डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज आर इवॉल्विंग अलोंग टू लाइंस। एक तो डेटा की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, एक डेटा का मैनेजमेंट रहना चाहिए। डेटा की अवेलेबिलिटी के लिए वो सेफगार्ड या अवेलेबल डेटा के लिए क्या करेंगे उस पर डिपेंड है। और एंड डेटा मैनेजमेंट इसका बैकअप लिया जाएगा, और उसके अलावा
अगर बाय द वे कुछ ऐसी रिकवरी करनी पड़े, जैसे कि डेटा अवेलेबिलिटी एंश्योर्स यूजर हैव द डेटा दे नीड टू कंडक्ट बिजनेस इवन इफ द डेटा इज डैमेज्ड और लॉस्ट। अगर बाय द वे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर हम वापस स्टार्टअप कर सकते हैं, वापस स्टैंड अप कर सकते हैं। जो भी हमारा बिजनेस है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, या कोई भी आपकी इंस्टीट्यूट है या किसी फर्म में हो आप, तो वहाँ आप उसको वापस स्टार्टअप कर सकते हो अगर आपके पास में आपका डेटा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपका जो सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद में उस डेटा का बैकअप लिया हुआ होना चाहिए ताकि कभी भी हम उसको स्टोर कर सकें। तो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के अकॉर्डिंग और डेटा प्राइवेसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक्ट भी है, एक हम कह सकते हैं एक लॉ भी बनाया हुआ है। उस लॉ के अकॉर्डिंग भी कई वैलिडेशंस लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा प्रोटेक्ट रहता है। देन क्लास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा कुछ एफर्ट किया हुआ, या कह सकते हैं कि जो क्रिएट किया है हमने या जो वर्क किया है, तो वो एक्चुअल में वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है, उसके ऑनर हम हैं। अब उसके कुछ राइट्स हैं, फिलहाल देख लेते हैं। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे द्वारा प्रोडक्ट की गई है, प्रोड्यूस की गई है, क्रिएट की गई है, जिसमें लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लगे हैं और कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारा टाइम लगा है हमारी जो वर्किंग या क्रिएशन, या कह सकते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है। तो अब उसके बाद में कॉस्ट फैक्टर की बात करें, द कॉस्ट फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व विद द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो क्रिएटिंग हमने जो क्रिएशन किया है और जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है, जो उसका प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें टाइम लगा है, काफ़ी कंज्यूम हुआ है टाइम, और काफ़ी हमारा एफर्ट लगा है। ठीक है, अब उसके अलावा द क्रिएटर, जो समझ लो मैं क्रिएटर हूँ, अगर मैंने जो बनाया है, या प्रोड्यूसर मैं खुद हूँ ऑफ द इंफॉर्मेशन, इज़ द रियल ऑनर। आपने अगर बनाया है, आपका समझ लो कोई वेबसाइट बनाई है आपने उसमें कितना टाइम खर्च किया है, उसके अंदर कितना कोई कॉस्टिंग में लग सकती है, एफर्ट्स लग सकते हैं, आपने माइंड लगाया अपना, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी आपको, तो अब आप उसके रियल ऑनर हो। तो रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ऑनर हैज़ एवरी राइट्स टू प्रोटेक्ट हिज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जो उसकी ये एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो उसको सारे राइट्स है कि अपने जो इस प्रॉपर्टी को है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करे। अब उसके पास एक अधिकार है, एक राइट बन चुका है, जो खुद गवर्नमेंट दे रही है कि अगर आपने ये चीज़ें सब कुछ बनाई है, बड़े बड़े वेबसाइट्स बनती है, बड़े बड़े वेब पेजेस बनते हैं, कई सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको नेट पे डालते हैं, वो हमारे द्वारा बनाई गई है। कई चीज़ें ऐसी होती है, समझ लीजिए कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, तो अब वहाँ पर वो शेयरिंग, कॉपीराइट सिस्टम कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो ऑनर मैं हूँ, तब उस ऑनर के अकॉर्डिंग वो चाहता है उसको प्रोटेक्ट करे, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, तो इसके राइट्स भी आपको समझ में आने चाहिए। चलते हैं राइट्स के आगे। अब यही चीज़ है कि hence intellectual property rights are the rights of the owner of information to decide। वो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको ये अधिकार है, उसको राइट्स है, जो उसका ऑनर है कि वो डिसाइड करे हाउ मच इंफॉर्मेशन इज़ टू बी एक्सचेंज्ड, कितनी आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो कहीं चेंज करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, जो भी है, या शेयर करना चाहता है, या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग किसी को देना भी चाहता है, ठीक है, किसके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, वो उस पर डिपेंड है, और ये उसको राइट्स है। आल्सो इट गिव्स द ऑनर ए राइट टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग। अगर कुछ ऐसे उसने सॉफ्टवेयर मेंटेन किया है, वेबसाइट है, वेब पेज है, वॉट कोई भी ऐसी चीज़ उसने बनाई है, तो उसको एक्सचेंज करे, शेयर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ये उस पर डिपेंड है। यह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको राइट्स मिल चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो एक तो पेटेंट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी बातें नहीं की जा रही है, ये एक मार्क लग जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रेडमार्क है, एक ट्रेड सीक्रेट है,
एक लेआउट डिज़ाइन होती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होती है, कॉपीराइट सिस्टम होता है, पेटेंट होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इसके राइट्स के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं। तो ट्रेडमार्क्स बन जाएगा, पेटेंट बन जाएगा, कॉपीराइट बन जाएगा। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, लेआउट डिज़ाइन है, ट्रेड सिगरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ना कोई कॉपी कर सकेगा उसको। और अब उसका पेटेंट खुद का बन चुका है, अब उसके पास राइट्स हैं कि वो ये चीज़ें कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कोई भी इसकी कॉपी नहीं करेगा, और अगर चाहे तो ऑनर जो चाहे वो कर सकता है। तो ऑनर के अकॉर्डिंग जो भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है राइट्स के अकॉर्डिंग, वो ज़रूर है। बाकी आप कोई और इसको अगर यूज़ करना चाहे, कॉपी करना चाहे, या फिर क्या नाम है उस जो हमने एफर्ट किया है उसको मिसयूज़ करना चाहे, तो वो नहीं होगा। यहाँ गवर्नमेंट हमें ये राइट्स देती है। तो इस तरीके से हम IPR की बात कर सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बस ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में ये है क्या, उसके टाइप्स क्या है और हमारे राइट्स क्या हैं। नाउ क्लास प्लेजरिज्म की बात करें तो अब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म रिलेटेड है इससे। फिर उसके बाद में आगे कॉपीराइट वगैरह ये आ जाएंगे, लाइसेंस वगैरह। तो अब यही बात की जाए प्लेजरिज्म में, बहुत ही अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और वैसे ईजी है। प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन्स एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क। अगर कोई भी आपने जस्ट अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी थी, तो इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग ये कैन बी आइडिया, उसका आइडिया जो है लिटरेसी वर्क है और एकेडमिक वर्क है। ये उसके अलावा उसमें आप वेब पेज कह सकते हो, टेक्स्ट कह सकते हो, कोड कह सकते हो, पिक्चर्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके आइडियाज़ लिटरेसी वर्क और एकेडमिक वर्क में आ सकते हैं। तो उन सब कंटेंट को एंड रिप्रेजेंटिंग इट्स योर ओवन वर्क, जब आप खुद उसको आपका खुद का वर्क बताते हो विदाउट गिविंग क्रेडिट द क्रिएटर और विदाउट सीटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कहीं बैठे नहीं, कहीं से सोर्स लेके आए नहीं, उसके अलावा आपने क्रिएट किया नहीं, ये सब कुछ न करके आप कहते हो उसका ऑनर मैं हूँ, और उसको कंटेंट को आप चुरा लेते हो, फिर कहीं यूज़ कर रहे हो कुछ और, फिर वेब पेज या वेबसाइट या टेक्स्ट कोड पिक्चर्स उनका यूज़ कहीं और कर रहे हो, तो वो प्लेजरिज्म है। तो एक तरह की ये कहलाएगी चोरी, क्योंकि किसी और का कंटेंट आप ले रहे हो। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल चीज़ों में ये चीज़ें होती है कि कई बार क्या होता है कि कोई वेबसाइट बनी हुई है मान लेते हैं, तो उस वेबसाइट का कंटेंट चुरा लिया जाता है, मतलब उसकी कॉपी कर लेते हैं। सोर्स से तो कॉपी करना है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या नाम है आपका लॉक हो, कई लॉक होते हैं। तो अब उसको राइट क्लिक करके उसको व्यू सोर्स, अभी समझ लो मैंने वेब पेज बना के आपको दिया है, तो राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स निकाल सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है सब लॉक करके रखें। तो ये वही है कि अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट या कोई वेबसाइट, वेब पेज, टेक्स्ट है, कोड है, पिक्चर्स है, इमेजेस हैं, वीडियोस है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपने खुद ने बनाई है, वहाँ आप इंटेलेक्चुअल वर्क है वो आपको राइट्स है आपको कि आप उसको प्रोटेक्ट करो, या फिर जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहाँ आपको शेयर करना है, एक्सचेंज करना है, तो अब उस चीज़ को कोई और यूज़ कर रहा है, वो कंटेंट कोई और यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। क्लास लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट के अंदर आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको जो भी आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें गाइडलाइंस होगी, जिसमें एक बाउंडेशन होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। A software license is a legal instrument allowing consumers to use or redistribute software। आपको ये लाइसेंस एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कहलाया जाएगा, जिसमें ये अलो किया जाएगा कि कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, विदाउट द लाइसेंस एग्रीमेंट यूजिंग द सॉफ्टवेयर वुड कंस्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ कॉपीराइट लॉ। कहने का मतलब आप अगर लाइसेंस नहीं है, आपके पास इसका एग्रीमेंट नहीं है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एक संविधान बना हुआ है उसकी आप उल्लंघना करोगे, आप उसका उल्लंघना करोगे। द पर्टिकुलर लाइसेंस एग्रीमेंट विल एक्सप्लेन, ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट आपको एक्सप्लेन करेगा कि जो लास्ट में जो इसको यूज़ करेगा वो किस तरीके से यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को, और
किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये है आपका लाइसेंसिंग कि एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेप फॉलो करने हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ऐसे ही ये कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट भी एक लॉ है दैट गिव्स द ऑनर ऑफ ए वर्क, जिसने वर्क किया है। अगर आप एग्जांपल लो कि एक बुक है या कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, कोई सॉन्ग है, कोई वेबसाइट है, कोई वेब पेज है, ठीक है, तो अगर वो उसने जो उसका ऑनर है उसको एक लॉ के अकॉर्डिंग द राइट टू से हाउ अदर पीपल कैन यूज इट, अगर दूसरे उसको यूज करना चाहेंगे तो वो कॉपीराइट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑनर है उसको बताया जाएगा कि कॉपीराइट लॉज मेक इट ईजियर फॉर ऑथर्स टू मेक मनी बाय सेलिंग देयर वर्क। तो अगर वो उसको बेचना चाहते हैं या कुछ कंटेंट देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या है कि उसको एक राइट्स दिए जाएंगे कॉपीराइट के अकॉर्डिंग, जो एक लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अगर आप कुछ मनी लेना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं अपने वर्क को, तो आप कर सकते हो। विद कॉपीराइट ए वर्क कैन ओनली बी कॉपीड इफ द ऑनर गिव्स परमिशन, अगर ऑनर की परमिशन होगी तभी उसकी कॉपी की जाएगी। तो ये कॉपीराइट के अलो है, मतलब अगर आप बात करें तो कॉपीराइट यही अलो कर रहा है कि किस तरीके से जो आपके जो वर्क बना हुआ है उसको किस तरीके से यूज़ करना होगा और किस तरीके से आप उसको एक मेक मनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप सेल करना चाहते हो या फिर किसी को कॉपी देना चाहते हो तो वो आप ही चाहेंगे, अगर आप खुद ऑनर हैं आप परमिशन दे सकते हैं, इसकी कॉपी आप कर सकते हो। तो ये कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग है। अब कॉपीराइट और लाइसेंस को दोनों एक बार वापस देख लीजिए आप कि कॉपीराइट इज द लीगल टर्म यूज्ड टू डिक्लेयर एंड प्रूव हु ओन्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द कोड, टेक्स्ट एटसेट्रा, जो भी उसका इंटेलेक्चुअल वर्क है, जो उसका कंटेंट है, कोई कोड, टेक्स्ट, वेबसाइट, वेब पेज, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको किस तरीके से यूज़ करे और कैसे उसको अगर आगे जाके सेल करे, या हो सकता है उसकी कॉपी किसी को दे। तो ये है कॉपीराइट के अकॉर्डिंग। और लाइसेंस का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो उसको यूज़ कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। कि लाइसेंसिंग इज द लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टर्म अंडर विच पीपल आर अलाउड टू यूज़ द कॉपीराइटेड मटेरियल, कि किस तरीके से कौन उसको यूज़ करेगा, किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्सचेंजिंग करेगा। तो ये एक टर्म ऐसी है जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम कर रही है, लाइसेंस। और कॉपीराइट जिसने भी कोई इंटेलेक्चुअल वर्क बनाया है, तो जो आपका कंटेंट है, कोई भी कंटेंट हो सकता है, उसको किसको देना है, किसको बेचना है और उसके अलावा कॉपी किसको करना है, तो वो कॉपीराइट बताता है आपको, एक लॉ जो बना हुआ है। तो इस तरीके से लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर के लिए है और जो आपका इंटेलेक्चुअल वर्क है उसमें आपको कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से शामिल है, एक दूसरे की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चलती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे लाइसेंस एंड कॉपीराइट है, उसमें लाइसेंस का सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अकॉर्डिंग काम हुआ है और कॉपीराइट के अंदर आपको वही इंटेलेक्चुअल वर्क है जो आप सेल करना चाहते हो, आपका जो वर्क कोई भी है या फिर आप कॉपी करना चाहते हो, कॉपी देना चाहते हो, आपके परमिशन के अकॉर्डिंग, तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, लाइसेंस क्या है, कॉपीराइट क्या है।